हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नए कोर्स की शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आजकल मैं ये देखता हूँ कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने में काफ़ी समस्याएं होती है और फिर क्लासेस भी, चूंकि ये नॉन क्रेडिट कोर्सेस होती है तो क्लासेस भी बच्चे नहीं करते और फिर एग्जाम के समय बहुत ही समस्या पाते हैं। तो आज से हम लोग नए कोर्स की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। AKTU में आप इसे 5th सेमेस्टर में भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 6th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है। आखिर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? तो सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स दैट इज नीडेड टू गवर्न ए स्टेट इंस्टीट्यूशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। जरूरी नहीं है कि किसी देश का ही कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी इंस्टीट्यूट का, किसी स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। स्टेट का कहने का मतलब है कि राज्य नहीं, स्टेट का मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो अपना डिसीजन खुद से ले सकती। हो सकता है किसी बड़े इंस्टीट्यूट का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो किसी का भी हो सकता है। तो चलिए आगे आगे कहता है इट डिस्क्राइब्स द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ड्यूटीज, उसके अधिकार और कर्तव्यों को पूरी तरह निर्धारित करता है। आगे बताता है कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज सोल ऑफ डेमोक्रेसी। यह लोकतंत्र की आत्मा होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने से सरकार अपने हिसाब से नहीं चल सकती। सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करके ही कोई भी निर्णय लेना होगा। इट मे बी रिटेन और अनरिटेन। यह लिखित भी हो सकता है और अनरिटेन लिखित भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग डीप में जाएंगे तो कोई भी दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटेन नहीं है। लेकिन ऐसा मान लिया जाता है ब्रीफ में कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन भी होता है और अनरिटेन भी होता है। क्योंकि डीप में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं नहीं, इसलिए डीप में हम लोग जानने का ना तो प्रयास करेंगे और ना ही हमें जरूरत है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम while in unwritten parliament is supreme। by parliament जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है। सरकार कोई भी निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन के ही हिसाब से उसे लेना होगा और अनरिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन को आराम से बदला जा सकता है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में लिखा गया जो कि वर्ष 1789 में आया। और ब्रिटेन का भी कॉन्स्टिट्यूशन मजाक में लोग कहते हैं कि ये अनरिटेन है, लेकिन अनरिटेन है नहीं, सिर्फ बाइंडिंग किया हुआ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन उनका भी पूरी तरह से लिखित ही है। अब हम लोग समझते हैं आखिर जरूरत क्यों पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, आखिर क्या कारण थी जिसके वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन लाना पड़ा, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें आप लोगों ने तो अलादीन देखा ही होगा। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले ये बड़ा पावरफुल, इसे आप गवर्नमेंट मान लीजिए, सरकार मान लीजिए, और ये डिप्रेस्ड क्लासेस, पीपल, नागरिक, पीपल ऑफ कंट्री मान लीजिए। अब ये चाहे तो कभी भी, मान लीजिए ये वेलफेयर भी, इसका वेलफेयर में काम करेगी, लेकिन ये कभी भी चाहे तो इसे दबा सकती है। जैसा कि जिन, अलादीन बहुत कमजोर था और जो जिन था वो बहुत ही पावरफुल था। वो कभी भी चाहता तो जिन को मार सकता था, लेकिन वो इसीलिए नहीं मार पाता था क्योंकि उसके पास एक लैंप थी, जिसके कारण वो इस पर अत्याचार नहीं कर पाता था, उसके इसके वेलफेयर में ही काम करना पड़ता था। तो यही जो लैंप होता है वही कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे देश में। कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है जो गारंटी देती है, हमारे अधिकारों को रक्षा करती है, हमारे मूल कर्तव्यों को भी डिस्क्राइब करती है। चलिए अब समझते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही हमारे देश में सुप्रीम होगा, ना कि सरकार। सरकार को संविधान के अधीन रहकर ही काम करना है, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। मान लीजिए कि सरकार को मन किया कि सुबह आज से देश का नाम बदल दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसे पहले पार्लियामेंट से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, बाद में अगर
किसी ने चैलेंज किया कोर्ट में तो कोर्ट भी निर्णय को बदल सकता है, इसीलिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, इसी और रिटेन के साथ साथ वर्ल्ड लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी का है तो हमारे देश भारत का। इसका एक कारण भी है, क्योंकि हमने सभी रूल्स लॉज रेगुलेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखा। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसमें महज 7 आर्टिकल्स हैं, लेकिन उनके और भी उनके यहाँ इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी नहीं हो पाया क्योंकि उनके यहाँ समस्या थी कि 7 आर्टिकल्स और हर राज्य का अपना अलग कानून। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर्स है, 12 शेड्यूल्स और एक प्रीएम्बल होती है। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल को अभी शॉर्ट में हम लोग समझते हैं, बाद में इसके डिटेल में हम लोग जाएंगे। तो प्रीएम्बल का मतलब होता है कि समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते होंगे तो अंत में समरी करके एक सिनॉप्सिस तैयार होता है, तो वही प्रीएम्बल हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने एक प्रीएम्बल हमारे लिए दिया है जो समरी कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता है। अब 22 चैप्टर में 1 to 395 आर्टिकल्स हमारे संविधान में। आर्टिकल्स और भी हैं, 470 आर्टिकल्स हैं, लेकिन 195 तक ही होता है। जैसे 21 आर्टिकल्स में 21 का 21 का क्लॉज बी, ऐसे करके टोटल 470 आर्टिकल्स अभी लमसम होते हैं। अब चलते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। अब इसका मतलब है कि हम हमारे संविधान में जब भी कोई अमेंडमेंट करने की, जब भी कोई सुधार करने की जरूरत होती है तो वो ना तो आसानी से हो जाती है और ना ही उसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। जैसे कि अगर यूके की संविधान की बात करें तो वहां तुरंत चेंजेस हो सकते हैं। वहां एक बार संविधान सभा बैठी, पार्लियामेंट में सांसद बैठे, आराम से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकता है। वहीं अमेरिका की बात करें तो आजादी के लगभग 237 साल के बाद भी अमेरिका में मात्र 27 बार संविधान को बदला गया, जिसमें पहली 10 बदलाव महज 4 साल में की गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि 227 साल में मात्र 17 बार संविधान को बदला गया है। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आती है, तो हमारे संविधान ने नेताओं से पावर्स को बिल्कुल पूरी तरह सेपरेट किया है। वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग में यूनियन कुछ पावर यूनियंस को दिया है। यूनियन की पावर की बात करें तो डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, ये सब पर निर्णय कानून बनाने की और या फिर इनको संचालन करने की जिम्मेदारी यूनियन की होती है। अब उस समय देश चूंकि बहुत बड़ा था तो यूनियन सब कुछ संभालने में असक्षम था, इसीलिए स्टेट को भी कुछ पावर्स दी गई। अब जैसे मान लीजिए कि किसी पुलिस जो कि स्टेट के अंदर में आती है। अब पुलिस इसलिए आप मान लीजिए किसी का बैल चोरी हो गया, किसी का भैंस चोरी हो गया, तब अब स्टेट के सेंटर के पास इतना समय नहीं है कि अब वो हर समस्याओं का समाधान करते रहे, इसीलिए उन्होंने स्टेट को भी कुछ पावर दे दी। अब जैसे हॉस्पिटल्स, नली बनाना है, किधर गली बनाना है, किधर सड़क बनाना है, ये सब सारी जिम्मेदारी स्टेट को दे दी गई। कुछ कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है जहां पे दोनों को, सेंटर भी उस पर नियम बना सकता है और स्टेट भी उस पर नियम बना सकता है। जैसे कि एजुकेशन में सेंटर भी नियम बना सकता है और स्टेट भी नियम बना सकता है। अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को में 3 तरह से बांटा गया है, एक लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव वो होता है जो नियम कानून बना सकती है, जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो उसे संचालन करवाती है, और जुडिशियरी न्यायपालिका जो कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या कोई नियम फॉलो नहीं किया तो उसे सजा देने का काम जुडिशियरी का होता है। अब हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। अब इसे समझने के लिए आपको एक फिगर समझना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहने का मतलब है जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है वो लेजिस्लेचर से बंधी हुई होती है। लेजिस्लेचर चाहे तो उस पर दबाव बना सकता है। आप देखते भी होंगे पुराने सिनेमा में, जैसे हीरो का नेता का बेटा किसी हीरोइन को लेके भाग गया, अब उस पर उसका कहीं ना कहीं पुलिस का साथ भी होता है, क्योंकि जानता है कि अगर मैंने साथ नहीं दिया तो नेता साहब हमें ट्रांसफर करवा देंगे। लेकिन जुडिशियरी उसके साथ नहीं होती है।
आप देखते होंगे कि उसे कोर्ट में गवाही देने से बार बार रोका जाता होगा सिनेमा में। देखिए हर सिनेमा में होता है कि रास्ते में उसे गोली मार दिया जाता है, या फिर अपना विलेन नेता साहब पूरी कोशिश करते हैं कि वो कोर्ट में गवाही नहीं दे पाए, क्योंकि जुडिशियरी को कंट्रोल ना तो लेजिस्लेचर कर सकती है और ना ही एग्जीक्यूटिव कर सकती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। लेकिन इसमें समस्या है कि अगर ये गलत काम करे तो फिर तो फिर लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति साहब, जज साहब को हटा सकते हैं। इससे बंधी हुई है, इंडिपेंडेंट है लेकिन इससे बंधी भी हुई है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे देश में प्रेसिडेंटियल फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं लोकतंत्र की, एक प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ब्रिटेन से हम लोगों ने लाया है। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में हम लोग पार्लियामेंट में सांसद चुन के भेजते हैं और फिर वहां से उन लोग मिलकर एक अपना कैंडिडेट, एक नेता चुनते हैं जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, डायरेक्ट प्रेसिडेंट को लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग में वैसा नहीं होता। और पार्लियामेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, पावर एक के हाथ में नहीं मिलती है बल्कि पूरे पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी कानून जब बनाना होता है या फिर उसमें संशोधन करना होता है तो पूरा पार्लियामेंट की उसमें जिम्मेदारी या भूमिका होती है। सेकुलर स्टेट, हमारे देश में, हमारा देश पूरी तरह से सेकुलर है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष होगा, क्योंकि हमारे देश में हमारे संविधान ने हमें अपना धर्म को बनाए रखने की इजाजत दी है, जो कि फंडामेंटल राइट्स। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्यादा जानकारियां होगी। जैसे आप रोड पर चल सकते हैं तो आप अपना, अगर मुस्लिम भाई हैं तो वो टोपी पहन सकते हैं, हिंदू भाई हैं तो तिलक लगा सकते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है, फ्रांस पूरी तरह सेकुलर है। आप वहां रोड पर ना तो पगड़ी लगा सकते हैं ना ही तिलक लगा सकते हैं। हम लोग पॉजिटिव सेकुलरिज्म को मानते हैं, बल्कि फ्रांस नेगेटिव सेकुलरिज्म को मानता है। अब फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो अगर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है तो वो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमें स्टेट के खिलाफ ताकत देती है। इसकी हम लोग विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे डीपीएसपी भी कहते हैं। अब डीपीएसपी है क्या? तो संविधान बन रहा था तो संविधान, देश के पास उतना फंड था नहीं कि जैसे अब सबको मुफ्त शिक्षा दे पाए, पूरे देश में एक बार शराबबंदी लागू हो जाए। तो फिर हमारे संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हम लोग इस कुछ निर्णय को डीपीएसपी में दे देंगे, जो हमारा भविष्य का टारगेट होगा। लेकिन डीपीएसपी आपको अगर सरकार द्वारा फ्री शिक्षा नहीं दी जाती है तो आप इसे कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्योंकि डीपीएसपी में साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 33 में कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, अब तो खैर प्राथमिक शिक्षा 6 to 14 ईयर्स हमारा मूल अधिकार है, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप एक व्यक्ति को मिल सकता है, चाहे वो देश का ही नागरिक होगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। वहां एक नागरिक अमेरिका का भी नागरिक होगा और जिस देश में और जिस राज्य में वो रहता है उस राज्य का भी नागरिक होगा। लेकिन हमारे देश में सिंगल सिटी, हम लोग जिस राज्य में रहते हैं वहां के निवासी होते हैं, लेकिन नागरिक सिर्फ भारत के होते हैं, जिससे समस्याएं हम लोग को कभी भी कहीं भी बच सकते हैं, कोई भी समस्याएं आपको नहीं आएगी।